वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखांकन विद्यापीठ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाने जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी बेटा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप लोग हमें विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज मोशन। आप लोग जानते हैं कि ये जो मोशन नाम का चैप्टर है बेटा, वो फिजिक्स का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। फिजिक्स के बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे मोशन के ऊपर बेस्ड हैं। और समटाइम तो बच्चे इससे बहुत ज्यादा डरते हैं कि मैम मोशन वाला चैप्टर तो बहुत मुश्किल है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अरे यार, आप लोगों को पता है ना बेटा, डर के आगे तो जीत है ना। अगर हम डरते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम इसको करने की कोशिश करेंगे, हम इसको ईजी बनाएंगे। कोई भी चीज जब तक हम उसको फेस नहीं करते हैं तब तक ही हमें डर आती है, और जब हम उसके फेस टू फेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डर भाग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा मोशन। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको बेटा, व्हाट इज मोशन। चैप्टर का नाम ही है मोशन, ठीक है जी। अब मोशन का मीनिंग हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी डिफाइन लिखी है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा बेटा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा है 6 ऑनवर्ड्स एक कॉन्सेप्ट कि व्हेन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इट इज एट रेस्ट। हम कब बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है और कब हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है, ठीक है। तो अभी मैंने मोशन की क्या डिफाइन पढ़ी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज सेड टू बी इन मोशन। मीन्स अभी जैसे आप मुझे देखो, सपोज अभी 3:05 हो रहे हैं, ठीक है, 3:05 है। 3:05 पर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं सिर्फ वॉकिंग करते 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 3:10 पर, सपोज अभी 3:10 नहीं हुआ लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 3:10 पर सपोज मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, टाइम भी चेंज हो गया और मेरी जो पोजीशन थी, पहले मैं इधर खड़ी हुई थी बोर्ड के, अब मैं बोर्ड के उधर चली गई। तो क्या हुआ कि आई एम इन मोशन। क्लियर? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ पर टाइम को कंसीडर करना मैंडेटरी है। कुछ बच्चे जनरली यहाँ पर क्या गलती कर कर आ जाते हैं कि मैडम कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन में, नहीं, हमें वहां पर क्योंकि फिजिक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मोशन तो हो गया जी ये। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूंगी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मैं कब उसको रेस्ट में बोलूंगी? An object is said to be at rest if its position does not change with respect to its surroundings with time। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा? रेस्ट में। अब देखो जी दोबारा से, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, अभी मैंने 3:05 पर इसको चेक किया, ये बोर्ड मेरा यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स मैंने 3:10 पर दोबारा से चेक किया, ये बोर्ड मेरा यहीं पर ही है, ठीक है। जबकि मेरी क्या थी, मैं इसके साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, मैं चलते चलते कभी इधर जा रही हूँ कभी इधर जा रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि चीजें इसके आसपास जो है, जैसे कि मैं हूँ इसके आसपास, मेरी पोजीशन तो चेंज हो रही है बट इस बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जबकि टाइम भी चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा बोर्ड जो है वो रेस्ट में है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें जो प्रीवियस हम लोग पढ़कर आ चुके हैं ना बेटा, जब तक हम उसको आज के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें आज का टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो साइंस क्या, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का एक यही फंडा होता है कि पहले हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को क्या करें, इंटरकनेक्ट करें आज के टॉपिक से। क्लियर? चलिए जी, अब मैं जरा इस मोशन का एक एग्जांपल आपको बुक में से समझा देती हूँ। अ मूविंग कार चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन रोड विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल पोल्स और ट्री। क्लियर? जब आप लोग ट्रैवलिंग करते हो, चाहे वो आप कार में बैठकर जा रहे हो, बस में बैठकर जा रहे हो, ट्रक में बैठकर जा रहे हो, साइकिल पर बैठकर जा रहे हो, तो क्या होता है, आप कार में बैठकर जा रहे हो जी, ठीक है,
और वहां पर रोड के किनारे जो पोल्स खड़े हुए हैं या फिर जो ट्रीज खड़े हुए हैं वो तो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, आप उनके आगे से निकल कर चले गए। इट मीन्स यू आर इन मोशन। अब बात आ गई बेटा कि ये जो मोशन है ना वो रिलेटिव है। अब यहाँ पर इस रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और समटाइम्स कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है कि जो मोशन और रेस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा, समटाइम्स हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो वो जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको वो रेस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो रेस्ट में नहीं है। कैसे? इफ अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड द मूविंग बस, अगर कोई व्यक्ति किसी बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बस क्या कर रही है, चल रही है, ही में अपीयर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर। अब जो उसके बराबर में ही दूसरे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके लिए तो वो वाला जो पर्सन है वो क्या है, रेस्ट में, लेकिन बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड। अब अगर मैं बस के बाहर खड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मेरे आगे से कोई बस निकल कर जा रही है, उस बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर मैं उन पैसेंजर्स को देखती हूँ तो मेरे लिए तो पैसेंजर्स कैसे है बेटा, दे आर इन मोशन, बल्कि एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के लिए कैसे होगा, दोनों रेस्ट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग, एक और एग्जांपल बताती हूँ आपके डे टू डे लाइफ से, कि जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, बस में ट्रैवलिंग करते हैं, मैं ट्रेन का एग्जांपल बताती हूँ क्योंकि बच्चों को ट्रेन की जर्नी थोड़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब हम ट्रेन में जा रहे हैं जी, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है, हर बच्चे को क्या होता है जी, विंडो साइड में बैठूंगा, क्योंकि हम लोग बाहर की ब्यूटी को इंजॉय करते रहते हैं। आप बाहर की तरफ बैठे हो, बाहर ऐसे देख रहे हो, तो ट्रेन जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप क्या देखते हो, जो साइड में रोड पूल्स वगैरह हैं, रोड साइड जो ट्रीज वगैरह हैं, वो फटाफट 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 ऐसे निकलते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो जो हमारे ट्रीज थे या जो हमारे पोल्स थे या हमें जो भी कोई शॉप वगैरह, कि वो मोशन कर रहे हैं, जबकि मोशन नहीं कर रहे। तो यही है हमारा कि मोशन इज रिलेटिव। सम टाइम कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो मोशन कर रहा है, किसी को लग सकता है कि वो रेस्ट में है, किसी को लग सकता है वो मोशन में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो आपको ये जानना है बेटा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के मोशन पढ़े थे, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वलिनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड सो ऑन, ठीक है। सारे मोशन की डिटेल हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। अब हमें इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के मोशन को कंसिडर करना है। फर्स्ट तरीके का जो टाइप है हमारा, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब, देखो नाम से ही पता लग रहा है, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड और पाथ एंड ही इज मोनू, ठीक है, मोनू इज वॉकिंग ऑन दिस रोड। तो ये रोड कैसी है बेटा हमारी, मोनू के हैंड्स भी बना देते हैं कि कहोगे कि मैडम मोनू के हैंड्स कहाँ चले गए, तो ये मोनू जो है वो क्या कर रहा है जी, स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। तो ये अब हम इसके मोशन को कंसिडर करेंगे कि जब मोनू जो है स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। दूसरी बात अब क्या आ जाती है, यहाँ से एक 1 मार्कर क्वेश्चन बेटा हमारा बन जाता है, वो क्या कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो हम स्ट्रेट लाइन में मोशन को अभी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में ये मोशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द टाइप ऑफ मोशन दैट इज सिंपलेस्ट वन, तो द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, और इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल उठाकर बच्चों को दे देते हैं। तो आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। देखिए इस ऑब्जेक्ट में, अब इसमें है क्या यहाँ पर, अच्छा इससे पहले बेटा यहाँ पर आएगा आपके लिए ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, ओरिजिन। एक पॉइंट होता है जिसका नाम है ओरिजिन पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि कई बार
एग्जामिनर इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। अब इतना तो बेटा आप लोग जानते ही हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर रही हूँ तो मुझे किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बोला था कि मैं 3:05 पर बोर्ड के इस साइड खड़ी हुई थी, तो ये जो बोर्ड का इस साइड है जहां से रिलेट करके मैंने आपको अपनी पोजीशन बताई, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट। इसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं ट्रैवल करके यहाँ से वहां चली गई। तो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है बेटा, या जिसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है, जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज जी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। आपने उसको क्या बताया, भाई आप ऐसा करना जी, अंकल आप पर्टिकुलरली जब आपके घर के पास जो भी कोई लैंडमार्क पड़ता है आपने बता दिया जी, गुरुद्वारे के पास उतर जाना, गुरुद्वारे से लेफ्ट आओगे, ठीक है, उसके बाद राइट इतना चलना है तो हमारा घर आ जाएगा। तो ये जो गुरुद्वारा आपने यहाँ पर मेंशन किया, ये जो गुरुद्वारा आपने मेंशन किया जी, तो ये गुरुद्वारा क्या है, आपने उस अंकल को मोशन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट दिया कि पहले जी इधर जाओ फिर इधर आ जाओ जी, यहाँ पर हमारा घर आ गया। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही टिपिकल टॉपिक नहीं है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए, हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो जी, ये एक हमें ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमें पाथ दिखा रखा है, और यहाँ पर ये जो ओ पॉइंट है ना, ये हो गया बेटा इसका ओरिजिन पॉइंट, कि उस ऑब्जेक्ट ने अपना जो जर्नी स्टार्ट करी है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट करी है, ठीक है। देखो जी, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम ओ which is treated as its reference point. I am already told you what is reference point. Let A, B and C represent the position of an object at different instant. मतलब कि वो O से ए पर गया, ए से बी पर आया, बी से वो सी पर आ गया। तो ये ए बी सी जो है उसके हमें क्या दे रखे हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस दे रखे हैं, कि कुछ टाइम के बाद मैंने चेक किया तो उसकी पोजीशन ये थी, कुछ टाइम बाद मैंने चेक किया तो उसकी पोजीशन ये थी, ठीक है जी। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। उसके बाद जो है वो वापस से हमारा क्या गया, इन्होंने क्या बोला कि पहले उसने क्या किया, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड डी से, पहले वो ओ से सी, बी फिर ए पर, और फिर वो वापस जो है इस वाले पाथ पर आ गया। अब हमें बात क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं जी, कुछ तो पीछे इसके रीजन होगा कि क्यों पढ़ाई जा रही है जी मैडम, हमें ये वाली एक्टिविटी या ये वाला एग्जाम्पल क्यों समझा रही हैं। तो बेटा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उसने ओ से लेकर ए तक की अपनी जो जर्नी की, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला है हमारे से कि वो पहले ओ से लेकर ए तक गया, और फिर वो ए से जी वापस सी तक आ गया है। तो वो कुल कितना चला, उसने कितना रास्ता तय करा, देखो पहले वो क्या गया, ओ से ए गया, फिर ए से सी आ गया, ठीक है। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस देखो बेटा कितनी है, ओ था मेरा 0, ए था मेरा 60, तो ये हो गया 60। सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। अब ए सी की जो है वो मुझे कैसे निकालनी है, रेडी, यहाँ से बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या हाँ जी, देखो बेटा, अब यहाँ पर कई बार कैलकुलेशन में आप लोग गलती कर जाते हो, इसके लिए आप लोग दोबारा से जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, वहाँ पर 6th क्लास में एक क्वेश्चन आता है ना, जो हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट वाला चैप्टर है, तो वहाँ पर आता है कि जी एक निटिंग निडल है, उसकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो ये है इनिशियल रीडिंग, और जो फाइनल रीडिंग है वो ये है, इसकी टोटल लेंथ बताओ। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको मान लो मैंने बोला सपोज मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने आपसे बोला जी इस ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ नापनी है, क्लियर। तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने के लिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्केल रखा, और स्केल से मैंने यहाँ पर जो है वो लाइन खींच ली, ठीक है जी। अब स्केल से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल का 0 नंबर इधर मेंशन होता है, और इधर जितना भी आपका आया 5 आया सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो भी आया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ बताओ,
तो आप बोल दोगे जी मैडम 5 सेंटीमीटर है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। बट लेकिन अब अगर मेरा स्केल ऐसा है कि जिसमें जीरो वाला नंबर है ही नहीं, सपोज इट 2 दिया जी मेरे पास, ठीक है, अब मुझे इन केस ऑफ इमरजेंसी यही वाला स्केल लेकर जाना पड़ा जो कि उसमें 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट है। और जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया तो वहां पर 5 की जगह आ रहा है 8। अब बताओ जी जरा मुझे कि ये जो मैं ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं लेंथ नापने की कोशिश कर रही थी वो आप कैसे नापोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लास्ट वाली रीडिंग है उसमें से मैंने पहले वाली रीडिंग जो है वो माइनस कर दी, तो ये निकल के आ गया मेरे पास 6। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ओ से ए तो चलो ठीक है 60, लेकिन ए सी जो है वो 35 कैसे आया, वो इसलिए क्योंकि ए कितना है मेरा 60, सी कितना है बेटा मेरा 25। ठीक है, द सेम मैनर 35। तो टोटल अब मैं पूछूं आपसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने, यही वाला आपको एग्जांपल देकर कि आप मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया, कितना रास्ता चला भाई वो, तो उस रास्ते की लंबाई मैंने कैसे निकाली, ओ से ए पहले कितना गया, फिर ए से सी तक की जो वो है उसको मैंने टोटल कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 95। अब यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया, यहाँ पर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आ गई, वो क्या, डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक फिजिकल टर्म है जिसका नाम है डिस्टेंस, जो कि हमें इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करने वाली है, उसका नाम है डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर आपको डिफाइन आ जाए तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। और बिकॉज ये जो डिस्टेंस है हमारी क्या है, हमने क्या नापा, रास्ते की लंबाई। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सो द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज आल्सो मीटर। फिजिक्स के चैप्टर में बेटा आपको एसआई यूनिट्स के ऊपर विशेष ध्यान देना है। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में पूरा कैलकुलेशन सब करिए सही करा है लेकिन यूनिट्स ही नहीं लगाते, तो यूनिट्स का हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचो अगर हाफ मार्क्स अगर आपने 5-6 जगह भी कटवा लिया तो 3 या 4 नंबर तो हमारे ऐसे निकल गए। चले जी, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, एक फिजिकल टर्म है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी फिजिक्स में फिजिकल जो क्वांटिटीज या फिजिकल जो टर्म्स होती है ना, उनको डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाए उसके अकॉर्डिंग इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी का, मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा हमारी 2 तरीके की, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक है, तो आपको कोई भी फिजिकल टर्म या फिजिकल क्वांटिटी दे दी और आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी अमंग दिस या आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होगी जी। अब देखो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने बोला जी वो जो मोनू है मेरा वो ओ से चलना शुरू करा, ए तक गया, ए से वो सी तक आ गया, तो मैंने क्या बोला कि मोनू जो है जी टोटल कितना चला 95 किलोमीटर। अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं बताई मैंने आपको कि मोनू जो है जी नॉर्थ में चला या मोनू जो है साउथ में चला, ईस्ट में चला, सिर्फ मैंने आपको बताया कि मोनू ने आज इतने डिस्टेंस कवर करी। अब आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप लोग ये तो नहीं बताते ना कि भाई मेरा घर यहाँ से नॉर्थ 2 किलोमीटर है, साउथ से जाऊंगा तो 5 किलोमीटर पड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बताते। आप लोग सिर्फ ये पूछते हो, अगर आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता देते हो कि मैडम मेरा जो स्कूल है वो घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है, इतना है। तो आपने क्या किया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है,
न्यूमेरिकल वैल्यू की डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जबकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े साथ में, तो उनको बोल देते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो अभी हमने जो डिस्टेंस पढ़ी थी, डिस्टेंस कैसी हो गई बताओ जल्दी से, कैसी होगी डिस्टेंस? वेरी गुड, डिस्टेंस हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। जैसे भी हमने डिस्टेंस पढ़ी थी, डिस्टेंस की डिफाइन क्या थी बेटा? द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट देखो जी, अब अगर मान लो ये मोनू साइकिल से जा रहा है, ये इसका घर था, ठीक है, और वो यहाँ टेम्पल तक गया सपोज, तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक। अब मैं इस पूरे को टोटल कैलकुलेट कर लूँ, मेजर कर लूँ इसको, तो क्या निकल कर आ गई इसकी डिस्टेंस। जबकि इसने क्या किया जी, यहाँ से शॉर्टेस्ट ये वाला रास्ता अपना लिया अगर, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन हो गई जी मेरी, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ covered by an object is called displacement। ठीक है जी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब अगर आप देखो वापस से, मैं यही वाला जो हमारा था एग्जाम्पल, अगर मैं वापस से इसी को ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसमें यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि जो मोनू है जिसने ओ पॉइंट से चलना शुरू करा था और वो ए तक गया, ए से अब वो सी तक आ गया, तो जी इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ अब कितना हो गया। डिस्टेंस तो आपने मुझे बता दी कि 95 किलोमीटर आ गई मैडम इसकी डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन उसका वो बताओ जी मेरे को आप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसने ओ से चलना शुरू करा और ए तक पहुंच गया, इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब अगेन डिस्प्लेसमेंट हम, मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब कि द फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग। तो टोटल वो कितना चला जी? 95। 95 में से आप क्या करोगे, अभी वो कहाँ पर है? 25 पर, तो 25 उन्हें माइनस कर दिया, निकल कर आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये इस चैप्टर का समझो बेटा। दोनों की दोनों फिजिकल टर्म जो है वो बैकबोन है। जिस तरह से हम लोग बिना बैकबोन के खड़े नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह से ये मोशन नाम का जो चैप्टर है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिना इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझना है इसको। वापस से एक बार दोबारा बोल रही हूँ कि जिसको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है जी, आप लोगों को हमारी वीडियो को लाइक करना है बेटा, शेयर करना है, कमेंट करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।